परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए एक कलेवर के साथ नया सवेरा के इस खास अंक को लेकर। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी। नमस्कार। अगले एक घंटे के दौरान देश दुनिया की तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे, साथ ही फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने की देश में कोविड-19 से बचाव की तैयारियों की समीक्षा। लोगों से की प्रिकॉशनरी डोज के साथ साथ सतर्कता बरतने की अपील। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड के नए मामले आए सामने 5, जबकि 1 की मौत। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा के लिए आज बुलाई आपात बैठक। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन में बढ़ते कोविड-19 संक्रमण पर जताई चिंता। WHO प्रमुख ने चीन से कोविड डेटा साझा करने के साथ साथ कोविड की सही स्थिति और सही आंकड़े मुहैया कराने को कहा। जर्मन सरकार ने की बायोएनटेक कोविड-19 टीकों का अपना पहली खेप चीन भेजने की पुष्टि। लोकसभा में आज नर्सन और संशोधन विधेयक 2022 पर होगी चर्चा। वहीं राज्यसभा में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा संविधान संशोधन विधेयक 2022 को सदन में पारित कराने के लिए रखेंगे पटल पर। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से की मुलाकात। संयुक्त बैठक को किया संबोधित। कहा, रूस के साथ सिर्फ शांति का मतलब, अपने देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता नहीं। और क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के बीच आज खेला जाएगा दूसरे टेस्ट मैच को। केएल राहुल की कप्तानी में 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में पहला मैच जीतकर भारत ने 1-0 से बना ली है बढ़त। उत्तर भारत में बढ़ा ठंड का प्रकोप। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से थमी वाहनों की रफ्तार। रेल यातायात भी बाधित। दिल्ली एनसीआर में भी तापमान गिरा। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। बिल्कुल, और रुक करते हैं कि कोविड-19 से जुड़ी क्या बड़ी खबर हमारे पास है। तो चीन से ही कोरोना की शुरुआत हुई थी और एक बार फिर चीन में कोविड के विस्फोट ने दुनिया को अलर्ट कर दिया। कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें चीन के साथ साथ अन्य देशों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए एहतियाती उपायों पर मंथन किया गया। केंद्र ने राज्यों के पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग का निर्देश भी दिया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। दुनिया के कुछ हिस्सों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। मंगलवार को राज्यों को परामर्श जारी करने के बाद बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में कोरोना महामारी की समीक्षा बैठक दिल्ली में हुई। बैठक में दुनिया भर में फैल रहे संक्रमण के हालात को लेकर चर्चा हुई। बैठक में उन्होंने विश्व स्तर पर कोरोना के मामलों में वृद्धि के बीच देश में सतर्कता बरतने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए लोगों के साथ सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। देश किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सरकार का कहना है कि कोविड की स्थिति को लेकर वो सतर्क है और कहीं भी मामले बढ़ते हैं तो राज्यों को सतर्क किया जाता है। सावधानता हमेशा केंद्र सरकार लेती रही है। जहां भी कुछ आउटब्रेक्स दिखे हैं
तो केंद्र सरकार राज्यों को अलर्ट मोड पे कुछ नोटिफिकेशन गाइडलाइंस देते हैं और कल भी हमारी मंत्रालय ने ये गाइडलाइंस इशू किए हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए। इससे पहले मंगलवार शाम को ही सरकार ने कोविड के ताजा हालात पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी थी और दुनिया में बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों पर सतर्कता बरतने को कहा था। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने चिट्ठी में सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि जहां तक संभव हो सभी पॉजिटिव मामलों के नमूने दैनिक आधार पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएं। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस साल जून में जारी की गई संशोधित निगरानी रणनीति का पालन करने को कहा है। कोविड नियंत्रण के लिए बनी तमाम सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों का भी कहना है कि सरकार पूरी तरह से सतर्क और तैयार है और किसी को घबराने की जरूरत नहीं। हालांकि ये भी कहा गया है कि वायरस का जो वेरिएंट चीन में सक्रिय है उसके 4 मामले भी देश में हैं। एक वेरिएंट है BF7 जो कि कहा गया कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि वहाँ पे प्रेवलेंट है और हमारे इंसाकॉग सिस्टम ने वो 4 ऐसे डिटेक्ट किए हैं केसेस, जो 1 जुलाई में, 2 सितंबर में, 1 नवंबर में। तो हो सकता है उसकी प्रेजेंस देश में हो, लेकिन उसका कोई प्रभाव, दुष्प्रभाव तो देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा। हमारा स्वेज का सर्वेलेंस है, हॉस्पिटल्स में सर्वेलेंस है, वो भी बहुत ज़रूरी है कि कहीं अगर कोई नया वेरिएंट आता है जो चिंता का कारण बन सकता है तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। सूत्रों के मुताबिक देश में अभी 10 अलग अलग कोरोना के वेरिएंट हैं। इसमें सबसे ताज़ा वेरिएंट BF7 है। फिलहाल देश में ओमिक्रॉन के अलग अलग वेरिएंट ही फैल रहे हैं। देश में आज भी डेल्टा वेरिएंट कहीं देखने को नहीं मिल रहा। इस बीच नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क का उपयोग किया जाना चाहिए। विशेषकर अधिक उम्र के लोग एवं गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को मास्क का जरूर उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में केवल 27-28% लोगों ने ही एहतियाती खुराक ली है। एहतियाती खुराक सभी के लिए जरूरी है, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए। हवाई अड्डों पर कोरोना नियमों पर सरकार ने कहा कि अभी तक विमानन के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गौरतलब है कि जापान, अमेरिका, कोरिया, ब्राजील और चीन में अचानक कोरोना के बढ़ रहे मामले सामने आए। खासकर चीन में हालात ज्यादा खराब हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि चीन के मुकाबले भारत की स्थिति अलग है और बेहतर है। सिचुएशन चाइना के हिसाब से बहुत बेहतर है क्योंकि हमारी वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी बहुत सक्सेसफुल रही है। बूस्टर डोज भी हाई रिस्क ग्रुप ने और ज़्यादातर लोगों ने लगा लिया है। नेचुरल इन्फेक्शन भी हो चुका है और हम देख रहे हैं कि केसेस कहीं भी बढ़ नहीं रहे हैं। उधर चीन में कोविड से हालात बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ अस्पतालों में संक्रमित मरीजों की बाढ़ आ गई है। दवा दुकानों में दवाइयां खाली हो गई हैं। बीजिंग, शंघाई, वुहान, झेंगझोउ और चेंगडुगु में हालात काफी बेकाबू हो गए हैं। खबरों में कहा गया कि जहां पिछले 1 हफ्ते में काफी मौतें हुई, चीन में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच अमेरिका ने भी चेतावनी जारी कर दी है। अमेरिका ने चिंता जताई है कि वायरस नया रूप ले सकता है। अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा कि यह वायरस कभी भी भयानक रूप ले सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में अगले 90 दिनों में 60% आबादी कोरोना की चपेट में होगी। इस बीच ताजा आंकड़ों के मुताबिक महज 7 दिनों में दुनिया भर में 36 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आपको बता दें कि चीन समेत कुछ देशों में एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बाद बुधवार को राजधानी दिल्ली में कोविड से एक मरीज की मौत हो गई। दिल्ली में लंबे समय बाद कोरोना से किसी मरीज की मौत हुई है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5 नए मामले आए और 1 मरीज की मौत हुई है। हालांकि कोरोना संक्रमण दर 0.19% है। वहीं पिछले 24 घंटों में 2642 कोरोना टेस्ट किए गए हैं और 8 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के 27 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 19 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, वहीं 3 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस की स्थिति के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा के लिए आज एक आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। और कोविड-19 को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। देश में कोविड को लेकर निगरानी तंत्र बेहद मजबूत है। भीड़ भाड़ में मास्क लगाएं और लोग कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाएं। DD न्यूज से खास बातचीत में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि कोविड को लेकर मंत्रालय हर हफ्ते समीक्षा बैठक करेगी। उन्होंने कहा कि चीन में जो वेरिएंट है वो उसके 4 केस भारत में है, लेकिन अभी तक उसका प्रसार उतना नहीं है।
कोविड को लेकर के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक समीक्षा बैठक ली है। बात करने के लिए हमारे साथ हैं नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वीके पॉल। सर, बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए? हमारे पास एक बहुत ही सिस्टमैटिक सर्वेलेंस, मल्टी प्रॉन्ग्ड सर्वेलेंस का प्रावधान है। ऐसा कोई रेड अलर्ट हमारे अपने देश में कोई ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। देयर इज नो नीड फॉर पैनिक। वी आर एब्सोल्युटली इन सेफ जोन। दिस नेशन हैज़ वेरी हाई कवरेज ऑफ वैक्सीनेशन। हम सबको ये ख्याल रखना है कि किसी भी व्यक्ति में, आजकल के मौसम है, ठंड का मौसम है, उसमें हमें अगर खांसी जुकाम होता है तो अपना टेस्ट करवा लीजिए। हो सकता है ये कोविड हो, लेकिन मोस्ट लाइकली कुछ और वायरस जो आम आते हैं, इन्फ्लुएंजा वगैरह, वो होंगे, तो वो करेंगे तो डिटेक्शन होगी, इसमें मदद हमें मिलेगी। दूसरी बात यह है कि पब्लिक में हम ग्रुप में हैं, लार्ज ग्रुप में हैं, तो फिर मास्क का प्रावधान हमें, जैसे हम लोग करते आए हैं, उसी तरह के उसको करना चाहिए। तो ये प्रक्रिया हमें और चुस्ती से इसको अपनाना चाहिए। जो वृद्ध हैं, जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, हमारे फैमिली के मेंबर, उनका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और बाकी प्रिकॉशन डोज, हम 18 साल के ऊपर सरकार की पॉलिसी का हिस्सा है, और उस मीटिंग में ये आम राय बन के आई है कि प्रिकॉशन डोज जिनको नहीं मिली है, कोशिश की जाए कि वो सब के सब लें। क्या मास्क अब मैंडेटरी कर दिया गया जाएगा, चाहे वो रेल में हो या फिर हम हवाई जहाज में जाते हैं या फिर बाजार में? नहीं, हम वर्ड यूज़ करते हैं, हम गाइडलाइन कहते हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की गाइडलाइन की तरह कहा गया है। और अभी भी करंट गाइडलाइन यही है कि अगर आप क्राउडेड प्लेस में हैं, जहाँ बहुत समूह है, और इंडोर भी है, अंदर भी अगर भरा हुआ है कमरा, ज़्यादा लोग हैं, तो आप मास्क करिए। और ये खासकर उनके लिए और भी ज़रूरी है, और ज़्यादा भी है, जो कि वृद्ध हैं। चाइना और बाकी वाला तो अभी वेरिएंट ऐसा तो नहीं है कि जो इंडिया में वेरिएंट है BF7, जो कि कहा गया कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि वहाँ पे प्रेवलेंट है। और हमारे इंसाकॉग सिस्टम ने वो 4 ऐसे डिटेक्ट किए हैं केसेस, जो 1 जुलाई में, 2 सितंबर में, 1 नवंबर में। तो हो सकता है उसकी प्रेजेंस देश में हो, लेकिन उसका कोई दुष्प्रभाव तो देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा। प्रिकॉशन डोज, 2 डोज के बाद 1 डोज का ही गाइडेंस है। अभी इसके ऊपर कोई दूसरी नई बात नहीं है। ये थे डॉक्टर वीके पॉल, जिन्होंने कहा कि हमें सतर्क रहने की जरूरत, सावधान रहने की जरूरत है, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जरूर मास्क जरूर हम अपनाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, ये तो हमारा एक तरह से लाइफस्टाइल ही हो गया है। कैमरामैन संजीव के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। और चीन में फैल रहे कोरोना ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना से जुड़े आंकड़ों को लेकर चिंता जाहिर की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने बुधवार को एक बार फिर चीन से कोरोना महामारी की उत्पत्ति को बेहतर ढंग से समझने के लिए अनुरोधित डेटा को साझा करने को कहा है। WHO प्रमुख घेब्रेयेसस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि संक्रमण के दीर्घकालिक परिणामों से पीड़ित लोगों का इलाज कैसे किया जाए। इस महामारी की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में समझने के लिए सही डेटा की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमने चीन से आंकड़ों को साझा करने का अनुरोध किया है। WHO प्रमुख ने कहा कि जमीन पर स्थिति का व्यापक जोखिम मूल्यांकन करने के लिए WHO को रोग की गंभीरता, अस्पताल में भर्ती और गहन देखभाल इकाइयों के समर्थन की आवश्यकताओं के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है। और लगातार हम देख रहे हैं चंद्रशेखर की किस तरह से चीन में हालात जो है वो बेकाबू है। और ये भी कहा गया कि इसे पब्लिक वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया जाए, लेकिन पहले भी यही हुआ था कि चीन ने इस संक्रमण की उत्पत्ति कैसे हुई, वो आंकड़े पहले भी साझा नहीं किए थे। बिल्कुल, अभी जो डॉक्टर वीके पॉल भी बता रहे हैं कि हालांकि चीन किसी तरह की कोई खबरें दे नहीं रहा है और वहाँ पर मीडिया के ऊपर भी काफ़ी सेंसर है, लेकिन कल इंटरनेशनल मीडिया की कुछ टीम्स को चीन के द्वारा वुहान ले जाया गया था, लेकिन उसमें भी खबर आ रही है कि वहाँ पर रिपोर्टर्स का पीछा किया गया और जो हालात उन रिपोर्टर्स ने वहाँ पर देखे वो यही बता रहे हैं कि हालात पहले जितने खतरनाक नहीं है, लेकिन ये जो नया वायरस आया है इससे काफी वहां पर लोग घबराए हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
अत्यधिक ठंड जानलेवा हो सकती है। सर्दियों में स्वस्थ रहने की तैयारी करें। शीतलहर के दौरान अखबार, रेडियो, टीवी और मोबाइल पर दी गई चेतावनी से सजग रहें। भोजन, पानी और अन्य आवश्यकताएं संग्रह करके रखें। पशुओं के लिए पर्याप्त चारे का संग्रह करें। ठंड में बाहर जाना कम करें और गर्म स्थान में रहें। शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए सिर, गला, हाथ और पैर ढकें। मुंह ढकने से फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। गीले कपड़े जानलेवा हो सकते हैं, तुरंत बदलें। गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बनी रहती है। शराब मत पिएं। हाइपोथर्मिया के लक्षण हैं बदन ठंडा हो जाना, अतिशय कंपन, स्मृति दोष, भटकाव, असंतुलन, अस्पष्ट बोलना, अत्यधिक नींद और थकावट। फ्रॉस्ट बाइट के लक्षण हैं हाथ पैर की उंगलियां, कान की लोबियां और नाक के नथने फीके पड़ जाना। अगर ये लक्षण हैं, तुरंत 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया। उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं और बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की, जहां आज दोनों सदनों में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। राज्यसभा में आज जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा तमिलनाडु, हिमाचल और कर्नाटक की अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक चर्चा और पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। वहीं लोकसभा में कानून मंत्री किरेन रिजिजू निरसन और संशोधन विधेयक 2022 चर्चा और पारित कराने के लिए सदन में प्रस्ताव रखेंगे। हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। राजेश, आपसे हम जानना चाहेंगे आज क्या कुछ कार्यवाही में है। ये तो हम बता चुके हैं जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं। संसद का जो शीतकालीन सत्र इतने दिनों से चल रहा है, किस तरह की प्रोडक्टिविटी आप वहां पर देख रहे हैं? और साथ ही साथ जब ये सत्र शुरू हुआ था, प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा सांसदों को मौका दिया जाए बोलने का, जो दूर दराज के सांसद हैं वो आएँ, अपनी बात रखें। तो कितना फलीभूत हो रही है ये अपील? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब पहली बार चुनकर आए थे चंद्रशेखर, तब से लेकर अब तक लगातार वो नए सांसदों को सदन के भीतर चर्चा में शामिल होने, उन्हें अधिक से अधिक मौका देने की हिमायत करते रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट पिछले 8 सालों में कहीं न कहीं सदन के भीतर दिखाई पड़ा। जब आपको याद हो कि शुक्रवार का दिन कैबिनेट मेंबर बिल के नाम होता है और शुक्रवार को घर भागने के लिए भी सांसदों को जाना जाता था कि वो सेकेंड हाफ में घर भाग जाया करते थे। लेकिन शुक्रवार को अब
निजी विधायकों को लेकर जो नौजवान सांसद हैं, युवा सांसद हैं या जो बुजुर्ग सांसद हैं जिनके पास अनुभव का खजाना है, वो तमाम सांसद अब अपने अपने निजी विधेयकों के जरिए सदन का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कराने की कोशिश करते हैं। ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर बनने के बाद आपने देखा कि आधी आधी रात तक सदन का संचालन किया जा रहा है और इसकी वजह से कहीं न कहीं सदन के भीतर उन सांसदों को बोलने का मौका मिलता है जो सांसद पहली बार चुनकर आए हैं या फिर जिन्हें पार्टी की ओर से समय किसी मुद्दे पर बोलने के लिए न दिया जाता रहा हो, उन्हें कम से कम शून्यकाल या अर्जेंट जो मैटर है या फिर जो लोक महत्व के जो मामले हैं उस दौरान उनको बोलने की छूट जो है वो मिलती रही है। जहां तक इस सदन का सवाल है, इस सत्र शीतकालीन सत्र का सवाल है, पीएम मोदी ने पहले ही दिन ये कहा था कि नौजवान सांसदों को मौका मिलना चाहिए, वो अधिक से अधिक संसद के भीतर जो है वो समय बिताएं और उनको सवाल पूछने के मौका मिलने चाहिए। हालांकि छिटपुट अगर हम घटनाओं की का जिक्र अगर करें तो उसको अगर छोड़ दिया जाए चंद्रशेखर, तो सदन के भीतर कहीं ना कहीं कामकाज दोनों सदनों में पहले सत्र में अवरोध के बावजूद दूसरे सत्र में कहीं ना कहीं विधायी कामकाज जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के भीतर देखने को मिले हैं। हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बात करें या सभापति राज्यसभा जगदीप धनखड़ की बात करें, दोनों ने कई मौकों पर सदस्यों को चिताया भी, उन पर नाराजगी भी जताई, उन्हें यह भी कहा कि सदन के भीतर जो तकरीर की जानी चाहिए वो तकरीर नहीं हो पा रही है, जो कहीं ना कहीं चिंता का सबब है, चिंता का विषय है और ऐसे में सदस्यों को अधिक से अधिक सवाल पूछने चाहिए। और कई बार सभापति जगदीप धनखड़ शिक्षक की भूमिका में नजर आए, वो अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सदस्यों को चेताया। उनकी चेतावनी का असर भी कई मौकों पर देखने को मिला, जिसकी वजह से बहुत सारे जो महत्वपूर्ण विधायी कार्य थे उसको निपटाने में सत्ता पक्ष को कामयाबी मिली। राजेश, एक सवाल और मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर कि कल भी हमने देखा कि सदन में चीन के मुद्दे को लेकर के थोड़ा बहुत गतिरोध देखा गया। चीन की सेना को भारत की सेना ने पीट के वापस भेज दिया। चीन में कोरोना से हालत खराब है, लेकिन विपक्ष को क्या जनता से जुड़े मुद्दे अब नहीं मिल पा रहे हैं? देखिए, जनता से जुड़े हुए मामलों की पड़ताल जो है वो विपक्ष के द्वारा नहीं की जा रही है, ये बात सत्य है। और कहीं ना कहीं आपको याद हो कि एक जमाना था जब विपक्ष की भूमिका ऐसी होती थी कि वो सत्ता पक्ष की आंख खोलने का काम किया करते थे, यानी जनहित से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको खंगाल कर लाना, सदन के पटल पर रखना, उस पर बहस के लिए सत्ता पक्ष को मजबूर कर देना। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष के द्वारा कहीं ना कहीं जो गहन अध्ययन का जो दौर था, जो उन सदस्यों की कमी भी स्पष्ट तौर पर सदन के भीतर विपक्ष के नेता के तौर पर भी दिखाई पड़ रही है, जो पहले अध्ययन अध्यापन के बाद सदन के भीतर आते थे और जनहित से जुड़े मुद्दे पर सत्ता पक्ष को झकझोरने का काम करते थे। हालांकि चीन का मुद्दा हो या फिर खड़गे का बयान हो या फिर राहुल गांधी का बयान हिंदी को लेकर, इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं सदन के भीतर गतिरोध पैदा करने की कोशिश की गई। और खड़गे का जो बयान था, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बयान को लेकर सत्ता पक्ष के जो सांसद थे वो भी उत्तेजित नजर आए, जिन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी को लेकर कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उनके शब्दों को लेकर भी लोकसभा और राज्यसभा में सत्ता पक्ष के सांसद आंदोलित नजर आए और बाहर आकर राज्यसभा के नेता सदन पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बेहद आपत्ति भी जताई कि असंसदीय शब्दों का प्रयोग किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को शोभा नहीं देता। बिल्कुल, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि कई इन सब व्यवधानों के बीच कई ऐसे अहम विधायी कार्य हैं जिन्हें अमली जामा पहनाया जा रहा है। बात अगर करें हम निरसन संशोधन विधेयक की, तो करीबन 60 ऐसे कानून हैं जो निरस्त किए जाने हैं, उसको लेकर भी आज प्रस्ताव पारित किया जाएगा। और जल दस्युता की अगर बात की जाए उसको लेकर भी चर्चा की गई। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो कई ऐसे अहम विधायी कार्य हैं, कई ऐसे बहुत अहम विधेयक हैं जिन पर लगातार चर्चा की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि सदन आज भी सुचारू रूप से चलेगा। ड्रग्स को लेकर के, नशे को लेकर के कल गृह मंत्री अमित शाह ने काफी महत्वपूर्ण बातें लोकसभा में कही हैं। नियम 193 के तहत वहां पर चर्चा हुई थी। तो सदन इस बार काफी अच्छी सदन की प्रोडक्टिविटी है। आगे बढ़ते हैं। भारत में ठंड भी बढ़ रही है। उत्तर भारत की हम बात करें तो उससे जुड़ी हुई खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बिल्कुल बात करते हैं। तो उत्तर भारत में कैसे ठंड का प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो तापमान में जहां एक तरफ लगातार कमी दर्ज हो रही है, वहीं ठंड के साथ कोहरे का असर भी दिखना शुरू हुआ। वहीं अगले 2 दिनों तक उत्तर भारत में घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप और बढ़ेगा।
मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक कोहरे और ठंड से फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। वहीं मौसम विभाग ने शनिवार तक उत्तर भारत में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी दी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में ठंड बढ़ गई। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ गई। दिल्ली एनसीआर में तापमान गिरने के साथ ही ठंड और ठिठुरन से लोग परेशान हैं। साथ ही कोहरे की चादर भी पैर पसारने लगी। देश के कई राज्यों में आज सुबह ठंड के साथ सड़कों पर कोहरा दिखाई दिया, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी। वहीं वाहनों की रफ्तार धीमी दिखाई दी। लोग अपनी वाहनों की जो लाइट है उसके साथ साथ इंडिकेटर्स का प्रयोग करते हुए नजर आए। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में घने कोहरे की चादर में लिपटे हुए ये राज्य नजर आए। उत्तर भारत में ठंड के बढ़ते प्रकोप की वजह से कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है। और उत्तर भारत में किस तरह ठंड का माहौल है, इसी पर बात करने के लिए हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से जुड़ गए हैं उर्मिलेश, और वाराणसी से हरिकेश जुड़े हुए हैं। आप दोनों को ही सुप्रभात। उर्मिलेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से हम लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, दिल्ली की सर्दी को लेकर कहा जाता है कि सर्दी हाड़ कपाने वाली होती है, और हमने देखा कि टेम्परेचर में कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज की जा रही है, क्योंकि जो बर्फीले इलाके हैं वहां पर तापमान जो है वो कम है। जी, आंचल और चंद्रशेखर, आप दोनों को गुड मॉर्निंग। और इस समय हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हैं, और यहाँ पर जो है जिस तरीके की से आपने भी दर्शकों को बताया, हमारे दर्शकों को, कि किस तरीके से यहाँ पर जो है आज मौसम की हालत, लिहाजा अगर आज मौसम की बात की जाए तो पूरे एनसीआर में जो है कपकपाती हुई ठंड जो है और दूसरी तरफ अगर बात की जाए टेम्परेचर की, आंचल, तो टेम्परेचर जो है अगर रात की बात की जाए तो मौसम विभाग ने जिस तरीके से बताया कि 60 डिग्री के आसपास रात का टेम्परेचर है, जबकि अगर दिन की टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो 21 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। वहीं अगर बात की जाए आंचल, ट्रेनों की बात अगर की जाए, हम लोग इस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हैं, तो जिस तरीके से रेलवे के जो अधिकारी है, जो आला अधिकारी है, उन्होंने बताया है कि कई ट्रेनें जो है लगभग 1 दर्जन के आसपास जो ट्रेनें हैं वो ट्रेनें जो है विलंब से चल रही हैं, और दूसरी तरफ जो है कई जो ट्रेन है उनका जो है जो शेड्यूल है, जो समय है, तय समय है, उसको बदलने की भी बात की गई है। साथ ही अगर बात की जाए ट्रेनों की जो है रद्द करने की, तो बहुत पहले जो है ये कह सकते हैं कि दिसंबर पहले सप्ताह में ही कुछ ट्रेनों को जो है जो फॉग होता है, जो धुंध होती है, उसको देखते हुए रद्द कर दिया गया था। तो इस समय अगर बात की जाए अगर ट्रेन की, तो ट्रेन की जो रफ्तार है वो बहुत धीरे रफ्तार है, और कहीं ना कहीं रेलवे का ये कहना है आंचल कि हमारी जो प्राथमिकता है वो जो तमाम यात्री है उन यात्रियों को जो है सुरक्षा के साथ जो है उनके गंतव्य तक पहुंचाने की है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए आंचल, तो कहीं ना कहीं उड़ान पे भी इसका प्रभाव पड़ा है। जो फ्लाइट्स हैं, ऐसे जो है फ्लाइट्स की तरफ से अगर ये बात की जाए तो चंडीगढ़ खासतर और वाराणसी में भी फ्लाइट्स पे जो है इसका असर पड़ा है। साथ ही अगर बात की जाए तो बिहार से लेकर के और पंजाब तक जो है कई जगहों पे जो है धुंध ने जो है घना कोहरा है आंचल और चंद्रशेखर, जिससे कि लोगों का जो आवागमन है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही है। रात के समय पे अब जो है लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। अगर बात की जाए उत्तराखंड की आंचल, तो उत्तराखंड में चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में जो है मौसम विभाग ने बर्फबारी और बारिश की संभावना जो है व्यक्त की है। साथ ही अगर डॉक्टरों की सलाह माने आंचल, तो डॉक्टरों ने कहा है कि जो सुबह की सैर करने वाले जो लोग हैं उनसे जो है अनुरोध किया है, उनसे जो है कहा है कि आप सुबह की सैर फिलहाल जो है समय को थोड़ा सा बढ़ा दें, क्योंकि सुबह बहुत ठंड होने वाली है, जिससे कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य पर इसका जो है असर पड़ेगा। तो लिहाजा अगर आप सुबह की सैर करते हैं तो सुबह की सैर का जो समय है उसको आप परिवर्तन करें। और साथ ही अगर आप जो है धुंध में या कोहरे में जो है अगर गाड़ी चला रहे हैं आंचल, तो कहीं ना कहीं जो फॉग लाइट है उनका और जो हमारे जो डिवाइडर या उनका विशेष ध्यान रखें आंचल और चंद्रशेखर। ठीक है, हरिकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वाराणसी से हरिकेश जुड़ रहे हैं, तो उनसे हम बात कर सकते हैं। पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में हम बात कर सकते हैं। हरिकेश, किस तरह का मौसम बना हुआ है? चंद्रशेखर, जैसा कि आपने भी बताया कि शनिवार तक का फोरकास्ट किया है मौसम विभाग ने कि कोहरा रहेगा और ठंड की बात की है, तो यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं वाराणसी और लखनऊ सहित जो जिले हैं उनमें जो जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया। आप बताते रहिए, अपने कैमरामैन को कहिए कि थोड़ा सा काशी के दर्शन भी करा दें हमारे दर्शकों को।
जी मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगा, चूंकि मैं अभी घाट पर हूं और खास तौर से मैं चूंकि मौसम की जानकारी के बारे में बात करनी थी। देखिए यहाँ पर अच्छी धूप निकली हुई है और आप देख सकते हैं सैलानी भी दिखाई दे रहे हैं, लोग नौकायन कर रहे हैं यहाँ पर काफी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आज तो धूप निकल गई है और काफी अच्छा मौसम है, जबकि जैसे फोरकास्ट किया गया था कल तो था ऐसा मौसम कि कई ट्रेनें लेट हुई, कई विमान जो है वो नहीं उड़ सके यहाँ से और डिले हुए। तो कल के मौसम की तुलना में आज राहत भरी खबर है लोगों के लिए। अच्छी धूप निकली हुई है और मैं घाट पर ही हूँ, तो यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत नज़ारा है। लोग यहाँ पर नौकायन तो कर ही रहे हैं। चंद्रशेखर, मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूँगा कि ये वही घाट है जहाँ पर काशी तमिल संगमम के दौरान, हनुमान घाट जिसको कहते हैं, काशी तमिल संगमम के दौरान जो है तमिलनाडु से जो लोग आते थे वो यहाँ पे स्नान करते थे। तो यहाँ पर भी लोग स्नान ध्यान कर रहे हैं काफ़ी संख्या में, और पूजा पाठ भी जो अपने अनुसार जो तमिलनाडु से लोग आते हैं वो लोग यहाँ पर पूजा पाठ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मौसम के लिहाज से आप कहेंगे चूंकि धूप निकली हुई है, काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है, तो कोहरे जैसा कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। चंद्रशेखर, शुक्रिया हरिकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उर्मिलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. ब्रेक के बाद सबका स्वागत और आइए अब देखते हैं दुनिया भर से कुछ खास खबरें। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग को 10 महीने से ज्यादा होने वाले हैं, लेकिन इसके रुकने के अभी कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पहली बार अमेरिका दौरे पर पहुंचे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने उनका व्हाइट हाउस में गर्मजोशी से स्वागत किया। व्हाइट हाउस में वार्ता के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के अलावा यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद वहां के बेहद खराब हालात और मानवीय हालात पर चर्चा हुई। इस अवसर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को यूक्रेनी सैन्य अधिकारी का एक पदक भेंट किया। ज़ेलेंस्की ने मदद के अमेरिकी कांग्रेस और नागरिकों को उनके समर्थन के लिए सभी यूक्रेनी नागरिकों की तरफ से धन्यवाद दिया। इसी के साथ रूस से लड़ने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता देने का भी ऐलान किया है। रूस से लड़ने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को 1.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए सैन्य सहायता पैकेज की भी घोषणा की। इसके तहत अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल बैटरी के लिए धन मुहैया कराएगा। अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों ने संयुक्त बैठक को भी संबोधित किया। संयुक्त बयान जारी करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका यूरोपीय सहयोगियों और अन्य की मदद से यूक्रेन को युद्ध के मैदान के साथ साथ रूस के साथ वार्ता में भी सफलता हासिल होगी। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि वार्ता का फोकस यूक्रेन को मजबूत करना था। और अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ज़ेलेंस्की की अगर हम बात करें तो यूएस कांग्रेस को भी संबोधित किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। ज़ेलेंस्की के इस जज्बे का मौजूद सदस्यों ने जोरदार तालियां बजाकर समर्थन किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस लड़ाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उम्मीद है कि उन्हें कुछ और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस युद्ध में जीत हासिल होगी क्योंकि वे एकजुट हैं।
इसराइल की बात करते हैं। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू जल्द ही फिर से देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने वाले हैं। नेतन्याहू ने राष्ट्रपति इसाक हर्जोग को देर रात इस बारे में सूचना दी। नेतन्याहू को सरकार बनाने के लिए मिले वक्त के खत्म होने से 20 मिनट पहले उन्होंने गठबंधन का ऐलान किया। अमेरिकी मीडिया वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार गठबंधन के लिए जारी वार्ता के 38 दिनों बाद नेतन्याहू को सरकार बनाने में कामयाबी हासिल हुई है। नेतन्याहू के ऐलान के बाद अब एक बार फिर इजराइल की सत्ता पर दक्षिणपंथी पार्टी काबिज होने जा रही है। खबर अफगानिस्तान से, जहां तालिबान ने महिलाओं के विश्वविद्यालय जाने पर प्रतिबंध लगाने के फैसले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार निंदा की जा रही है। कल अफगानिस्तान के उच्च शिक्षा मंत्रालय ने लड़कियों और महिलाओं के विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के जाने पर रोक लगा दी। संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने तालिबान के इस आदेश की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे महिलाओं और लड़कियों के लिए सभी स्तरों पर शिक्षा के समान अवसर सुनिश्चित करें। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी लड़कियों की विश्वविद्यालयीन शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने के तालिबान के फैसले की आलोचना की। जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने भी ये कहा कि तालिबान ने अफगानिस्तान में लड़कियों और महिलाओं के भविष्य को नष्ट करते हुए अपने देश के भविष्य को नष्ट करने का फैसला किया है। वहीं भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों सहित मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चिंता जताई है। और आइए अब बात करते हैं कारोबार की। और अब बात स्टार्टअप चैंपियंस की। हमारे इस सेगमेंट में हम बात करेंगे चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस की, जो स्पेस सेक्टर में काम करता है। स्टार्टअप देश में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाता है। स्पेस सेक्टर में काम करने वाला अग्निकुल कॉस्मोस पहला स्टार्टअप था जिसने इसरो के साथ MOU साइन किया था। स्टार्टअप को साल 2021 का राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड भी मिल चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। अंतरिक्ष में जाना और वहां रहकर काम करना किसी के लिए भी अधिक मुश्किल नहीं होना चाहिए। बस इसी सोच ने अग्निकुल को जन्म दिया। अग्निकुल IIT मद्रास द्वारा इंक्यूबेट एक ऐसा स्टार्टअप है जो देश में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाता है। इस तरह का काम करने वाला ये भारत का पहला स्टार्टअप है। अग्निकुल कॉस्मोस स्पेस सेक्टर में काम करते हैं। उसमें हम लॉन्च व्हीकल्स बन रहे हैं जो छोटे सैटेलाइटों को लो अर्थ ऑर्बिट में डालने का उसमें पावर है। हमारा पहला प्रोडक्ट का नाम अग्निबाण है, जो एक 2 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। दे आर पावर्ड बाय सेमी क्रायोजेनिक इंजन्स। ये तो छोटे सैटेलाइटों को लो अर्थ ऑर्बिट में डालने का इसमें पावर है। ये कंप्लीट व्हीकल शुरू से अंत तक इंडिया में ही बन रहे हैं हम। 2017 में श्रीनाथ रविचंद्रन, मोइन SPM और IIT मद्रास के प्रोफेसर SR चक्रवर्ती द्वारा स्थापित अग्निकुल पहला स्पेस टेक स्टार्टअप था, जिसने अंतरिक्ष पहल के तहत इसरो के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अग्निकुल कॉस्मोस कमर्शियल स्पेस मिशनों में उपयोग के लिए छोटे लॉन्च व्हीकल का निर्माण कर रहा है, जो वैश्विक उपग्रह प्रक्षेपण बाजार का ध्यान आकर्षित करेगा। 2017 में मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ा था US में। उसी समय मैंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि छोटे सैटेलाइटों का स्पेस जाने के लिए बहुत मुश्किल पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा कि इंडिया आके एक छोटा रॉकेट बनाऊंगा, उसमें से ऑन डिमांड लॉन्च सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए मैंने वापस आया भारत को। हमारा विजन ये है कि स्पेस ट्रांसपोर्टेशन शुड बी सुपर इजी। जैसे आजकल ओला उबर के साथ से ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान है, इसी तरह अग्निकुल के प्रोडक्ट्स के साथ स्पेस जाने भी बहुत आसान होना चाहिए। ऐसे कई प्रतिभाशाली युवा अग्निकुल से जुड़े हुए हैं जो स्पेस सेक्टर में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। स्टार्टअप में 60 से अधिक लोगों की उत्साही टीम है, जिसमें रॉकेट साइंटिस्ट, इंजीनियर, प्रोग्रामर, वकील और कई दूसरे लोग शामिल हैं, जो अंतरिक्ष तक सभी की पहुंच को आसान बनाना पसंद करते हैं। स्टार्टअप के साथ जुड़े लोग पूरी लगन और मेहनत के साथ इसमें काम करते हैं।
ये जो फैसिलिटी है रॉकेट फैक्ट्री 1 इसका नाम है। यहाँ पे हमारा इंजन का इंजन हम लोग का 3D प्रिंटेड है, तो वो पाउडर से लेके फुल असेंबली स्टेज तक यहाँ पे बनाया जाता है। वो 3D प्रिंट होता है, मशीन होता है और उसके बाद असेंबली तक भी पूरा जाता है। तो ये पूरी फैक्ट्री में एक प्लेस में हम एंटायर इंजन असेंबली तक पा सकते हैं। अग्निकुल एक स्पेस टेक स्टार्टअप है जो माइक्रो और नैनो सैटेलाइट के लिए ऑर्बिटल क्लास रॉकेट को डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और लॉन्च करता है। ये स्टार्टअप अंतरिक्ष उद्योग में अपनी अलग पहचान बनाने के साथ वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी और उपस्थिति को बढ़ाने का काम भी कर रहा है। मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अग्निकुल कॉस्मोस के बारे में और जानने के लिए आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियन 2.0 शनिवार रात 9 बजे डीडी न्यूज पर, रात 10 बजे डीडी इंडिया पर और रविवार दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। और आइए अब आपको खेल की खबरों की ओर लिए चलते हैं। तो खेल में बात क्रिकेट को लेकर, भारत और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला आज से ढाका में खेला जा रहा है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस मैच में टीम के नियमित कप्तान रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे। उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मैच में फील्डिंग के दौरान चोट लगी थी। ऐसे में ओपनिंग का दारोमदार कप्तान KL राहुल और शुभमन गिल के ऊपर ही एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। टीम इंडिया चटगांव में पहला टेस्ट जीतने के बाद सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर चुकी है। अब भारतीय टीम की नजर बांग्लादेश के खिलाफ क्लीन स्वीप करने पर होगी। वहीं बांग्लादेश की नजर इस मैच को जीतकर सीरीज में बराबरी करने पर टिकी होगी। और आइए अब बात करते हैं नेशनल बॉक्सिंग की। पंजाब की सुविधा भगत और मध्य प्रदेश की राधा पाटीदार ने 6वें एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में 48 किलोग्राम वर्ग में सुविधा ने झारखंड की चंदू को 5-0 से हराकर स्पर्धा के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं राधा ने 52 किलोग्राम वर्ग में हिमाचल प्रदेश की रितु को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भोपाल में खेले जा रहे इस प्रतियोगिता में 12 विभिन्न वर्गों में देश भर से 302 महिला मुक्केबाज हिस्सा ले रही हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का। हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आइए अब आपको लिए चलते हैं सभ्यता और संस्कृति के विविध रंगों को समेटे सेगमेंट हेरिटेज वॉक की। तो हेरिटेज वॉक में आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के खूबसूरत शहर श्रावस्ती, जो कि भारत नेपाल सीमा पर बसा हुआ है। इस शहर का जिक्र महाकाव्य महाभारत में भी हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस शहर का नाम राजा श्रावस्त के नाम पर रखा गया। आइए चलते हैं इस सैर पर। भारत का उत्तर प्रदेश अपनी संस्कृति, कला, प्राचीनता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफी मशहूर है। इसी प्रदेश में बसा है एक छोटा पर बेहद ही खूबसूरत शहर श्रावस्ती, जिसे शांति प्रिय स्थल के रूप में भी जाना जाता है। श्रावस्ती
ये शब्द संस्कृत और हिंदू परंपरा में निहित है। पाली और बौद्ध साहित्य में इसे साफ्ती कहा जाता है। बुद्ध के समय में साफ्ती को एक महानगर के केंद्र के रूप में चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि पौराणिक राजा श्रावस्त ने इस नगर की स्थापना की थी। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक श्रावस्ती प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। श्रावस्ती को बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने 24 साल निवास किया और लोगों को उपदेश दिए। प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक स्थलों और विभिन्न देशों की कला और संस्कृति को देखने, जानने और समझने के लिए श्रावस्ती एक बेहतरीन जगह है। इस जिले में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और जैन धर्मों के प्रमुख स्थल होने के साथ ही यहाँ की सादगी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। और चलिए अब बात करते हैं विज्ञान जगत की। साइंस हब में आज हम बात करेंगे दुनिया में बढ़ती दखलंदाजी और जलवायु परिवर्तन जैसी वजहों से विलुप्त हो रहे पौधों की प्रजातियों को लेकर। विलुप्त हो रहे इन पौधों को बचाने के लिए दुनिया में जो वनस्पति शास्त्री हैं कई तरह की कोशिशें और प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं। हम अपने जीवन में पेड़ पौधों के महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की वजह से पौधों की बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। इससे निपटने के लिए ब्रिटेन के रॉयल बॉटनिकल गार्डन में कई तरह के वैज्ञानिक प्रयास चल रहे हैं। दुनिया में बचे हुए जंगलों में आज भी शहरी विकास, मवेशियों के पालन और पाम ऑयल की खेती जैसे कारणों से दुनिया के करीब 40% पौधों की प्रजातियां विलुप्त होने का खतरा झेल रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पौधों के विलुप्त होने की दर पहले के मुकाबले 500 गुना तक बढ़ गई है। ऐसे में दुनिया की वनस्पति पर मंडरा रहे इस खतरे से निपटने के लिए वनस्पति शास्त्री कई तरह के प्रयास कर रहे हैं। विलुप्त होते कुछ पौधों को उनके स्थानीय इलाकों से दूर दूसरी जगहों पर भी लगाया जा रहा है, ताकि दुनिया में एक जगह से खत्म होने के बाद भी वो दूसरी जगह जिंदा रह सके। ये पौधा पूरी दुनिया में केवल प्रशांत महासागर के बीच पिटकेर्न द्वीप पर ही पाया जाता था और वहाँ विलुप्त होने की कगार पर था। लेकिन अब ये पिटकेर्न द्वीप के अलावा यहाँ क्यू में और आयरलैंड के ग्लासनेविन में भी उग रहा है और इस तरीके से अब इस पौधे का भी एक भविष्य है। वहीं नई नई वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करके लुप्त होती प्रजातियों के बीजों को विशाल तहखानों में बचाकर रखने की भी कोशिश की जा रही है। हालांकि घने जंगलों और हमारी सीमित पहुंच के कारण पौधों के मामले में एक बड़ी समस्या ये रही है कि हमें आज भी बहुत सारे पौधों की प्रजातियों की जानकारी भी नहीं है। ऐसे में ये अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है कि दुनिया भर में कितने पौधे विलुप्त का संकट झेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और अब खबरें सिनेमा जगत से। सिनेमा में आज हम बात करेंगे क्रिस्टोफर नोलन की आने वाली फिल्म ओपेनहाइमर की। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है। परमाणु बम बनाने वाले फिजिसिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन पर आधारित इस फिल्म का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म अगले साल जुलाई में रिलीज होगी। I have been asked whether in the years to come it will be possible to kill 40 million American people in the 20 largest American towns by the use of atomic bombs in a single night. क्रिस्टोफर नोलन की अगली फिल्म ओपनहाइमर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। यह फिल्म अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट रॉबर्ट ओपनहाइमर पर आधारित है। ओपनहाइमर को परमाणु बम का जनक माना जाता है। I don't know if we can be
trusted. मशहूर वेब सीरीज पीकी ब्लाइंडर से दुनिया भर में पहचान बना चुके बेहतरीन अभिनेता सिलियन मर्फी इस फिल्म में ओपनहाइमर का किरदार निभा रहे हैं। उनके अलावा एमिली ब्लंट, रॉबर्ट डाउनी जूनियर और मैट डेमन मुख्य किरदारों में नजर आ रहे हैं। Is anyone? 1904 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में पैदा हुए ओपनहाइमर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम के निर्माण में चल रहे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक निदेशक थे और इसी दौरान अमेरिका परमाणु बम का सफल परीक्षण करने में सक्षम हो जाता है। फिर दुनिया इसी युद्ध के अंत में जापान में इस खतरनाक हथियार का भयानक रूप देखती है। रॉबर्ट ओपनहाइमर ने बताया कि इस बम के सफल परीक्षण के बाद उन्हें भगवत गीता की कुछ पंक्तियां ध्यान आई थी। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं मौसम की। तो मौसम के मिजाज को अगर देखें तो उत्तर भारत में शीतलहर और ठंड का प्रकोप जारी है। खास तौर पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो शनिवार तक कोहरे के साथ साथ शीतलहर को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया गया और किस तरह से आने वाले समय में भी न्यूनतम तापमान जो है वो 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। और उत्तराखंड की बात की जाए, राजस्थान, मणिपुर, त्रिपुरा, यहाँ पर भी कोहरे को लेकर ये संभावना जताई जा रही है कि विजिबिलिटी को लेकर गाड़ियां जो चलाते हैं उनको सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। वहीं अगर बात करें बंगाल की खाड़ी की तो यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है, इसलिए जो मछुआरे हैं उन्हें तट पर ना जाने की एडवाइजरी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। और आइए अब रुक करते हैं उन तमाम राज्यों को, देखते हैं कि न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या है। तो नया सवेरा के आज के अंक में इतना ही। और जाने से पहले आपको बताते हैं कि देश विदेश में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर हैं। तो नया सवेरा के इस अंक में जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं तमिलनाडु के मदुरई, जहां क्रिसमस से पहले अमेरिकन जो क्लॉजेस कैंपस है वहां रंग बिरंगी लाइटों से इसे सजाया गया है और आप इसकी छटा देखिए। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
नया सवेरा के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती